हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला लाइव लेक्चर कौन से चैप्टर का? एवोल्यूशन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एवोल्यूशन स्टार्ट करा था। ऑलरेडी 2 और चैप्टर्स पैरेलल में अभी हमारे रन कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम कॉमनली जेनेटिक्स का एक पार्ट बोलते हैं बच्चों। और तीसरा जो चैप्टर इस समय पैरेलल में रन कर रहा है, दैट इज ऑफ 11th क्लास, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बच्चों। ठीक है, तो एज यू ऑल नो, इस साल बच्चों हमने एक ऐप लॉन्च करी थी, दैट इज सोचिंग। अभी फिलहाल इस पर हम नीट बायोलॉजी रन कर रहे हैं और धीरे धीरे और भी स्ट्रीम्स में जो बायोलॉजी पूछी जाती है वो भी इस पर लॉन्च होने वाली है बच्चों। जैसे 9th और 10th साइंस भी इस पर हम ऐड करने वाले हैं। तो इस ऐप के थ्रू हमारी कोशिश है कि वो बच्चे जो डिजर्विंग हैं, जो हार्ड वर्किंग है, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन शायद अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी बड़ी कोचिंग्स को या ऑफलाइन कोचिंग्स को अफोर्ड करने के लिए चाहिए होती है। तो उन बच्चों के लिए कि भाई उनका जो ड्रीम है, जैसे डॉक्टर बनने का यदि ड्रीम है, तो उसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आए, आराम से वो अपने ड्रीम तक पहुंच सके, इसीलिए हमने ये ऐप लॉन्च करी बच्चों। और आपका बहुत प्यार भी मिल रहा है, जिसके लिए थैंक यू वेरी मच। नीट बायोलॉजी में इस समय 2 बैचेस हम रन कर रहे हैं। 11th क्लास के लिए जोश बैच जो नीट 24 को टारगेट कर रहे हैं, और 12th और ड्रॉपर्स के लिए जुनून दैट इज 23 नीट को टारगेट करने वाले बच्चे। तो यदि आप भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? सोचिंग ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और वहां पर अपने आप को एनरोल करना है बच्चों। ठीक, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे बच्चों। उसके पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हमारा नीट बायोलॉजी मिशन है बच्चों, जिसमें हमने टारगेट लिया है कि हमें 360 आउट ऑफ 360 ही अटेन करने हैं। मतलब हम 360 से कम की बात ही नहीं कर रहे हैं, फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं। कारण फुल आउट ऑफ फुल अब आ सकते हैं बच्चों। नीट बायोलॉजी में रिलेटिवली पेपर काफी इजी आ रहा है। जिस समय मैंने एग्जाम दिया था बच्चों, उस समय पेपर काफी हार्ड आता था। इनफैक्ट 50% ऑफ द पेपर, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर एनसीईआरटी के बाहर से आता था। लेकिन हम पिछले 8-10 सालों की बात करें, तो अब धीरे 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 जब से नीट होने लगा है और एनटीए ने कमान संभाली है, ऑलमोस्ट पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी में से आ रहा है। बट मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, यदि हमें 360 आउट ऑफ 360 चाहिए, या आप 340 प्लस मार्क्स टारगेट लेकर चल रहे हो नीट बायोलॉजी में, तो फिर सिर्फ यदि हम एनसीईआरटी पढ़कर चले जाएंगे लाइन बाय लाइन, तो फिर वो नहीं आ सकते, है ना। पूरी एनसीईआरटी घोट भी लोगे तो बच्चों आप 300 से 320 के बीच में अटक जाओगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। उससे ज्यादा लाने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में, डेप्थ में जाकर पढ़ना जरूरी होता है। नीट बायोलॉजी में मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो तो हमें करनी ही करनी है। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलता। यदि आप अच्छी रैंक स्पायर कर रहे हो, जैसे भाई अब मैं बात करूं, मेरी आई 196, ऑल इंडिया रैंक 196 थी बच्चों नीट में, तो अंडर 200, अंडर 500 या अंडर 1000 रैंक लानी है, तो हमें बायोलॉजी में 340 प्लस लाने पड़ेंगे। और उसके लिए वो जो 5, 7, 8 क्वेश्चंस ट्विस्टेड आते हैं, थोड़े से मुश्किल आते हैं, या जिनमें ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है बायोलॉजी में, उनको करने के लिए वो जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जो आपके मार्क्स को 300 से 340 प्लस पहुंचाते हैं बच्चों, उनको करने के लिए थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज होना जरूरी है, कंसेप्चुअल इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। और वही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को कवर करने के साथ साथ एक्स्ट्रा जो चीजें चाहिए होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, 9 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, जिसमें से 5 11th के हैं, लिविंग वर्ल्ड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, लोकोमोशन, बायोमोलिक्यूल्स। 4 हम 12th के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो रनिंग में 3 चैप्टर्स मैंने भी आपको बता दिए हैं। इसमें भी अब बच्चों जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हम बॉडी फ्लूइड्स भी कंप्लीट कर लेंगे, और बच्चों एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा इन द नेक्स्ट वीक। ठीक, तो इन द नेक्स्ट वीक आपके 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे और 2 नए चैप्टर्स स्टार्ट हो चुके होंगे बच्चों। जो नेक्स्ट चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स को हम रिप्लेस करेंगे विद प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्योंकि बच्चों की काफ़ी दिन से डिमांड आ रही है कि सर प्लांट मॉर्फो है ना, आप पहले करवा दीजिए। तो अब बॉडी फ्लूइड्स के बाद हम प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, और इवोल्यूशन को बच्चों हम रिप्लेस करेंगे विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी बच्चों। टारगेट लिया है कि भाई फेब में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके लिए थोड़ा सा कि भाई अब हमने स्पीड भी बढ़ा दी है, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ा दिए हैं हर वीक। जैसे आज भी हम 2 लेक्चर्स लेंगे। अभी दिवाली के पहले तक हम यूजुअली एक दिन में 1 लेक्चर और वीक में करीब 4 से 5 लेक्चर्स ले रहे थे। अब जो है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करके वीकली हमने 8 से 9 लेक्चर्स की कर दी है बच्चों। ठीक, एज पर रिक्वायरमेंट, कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो कुछ लेक्चर्स या कुछ चैप्टर्स जो है जो रिलेटिवली ईजी हैं, जहाँ पर सीधे एनसीईआरटी से चीज़ें आती हैं, उन चैप्टर्स को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में पहले से मैं रिकॉर्ड करके आपको बीच बीच में इन्हीं लाइव लेक्चर्स के पैरेलल में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो
लेक्चर 2 आज है बच्चों एवोल्यूशन का। उसके पहले दो और इन्फॉर्मेशन दे दूं भाई ऐप तो आपको डाउनलोड करनी है, यदि हमारे साथ तैयारी करनी है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके वहां पर अपने बायोलॉजी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और तीसरा काम क्या करना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है यदि अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं करा है। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पार्ट 2 बच्चों, जो लास्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें हमने क्या बात करी थी। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को हम एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, बहुत मजेदार फॉर्म में पढ़ेंगे और 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको बोला था कि हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ एज वेल एज ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि कैसे हमारी धरती बनी और फिर धरती पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। सेकंड पार्ट में मैंने कहा आपको बोला था कि हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि भाई हमें पता कैसे चलता है कि वास्तव में एवोल्यूशन हो रहा है। तीसरे पार्ट में मैंने बोला था थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन आएगी, कि वो थ्योरीज कौन सी जो एक्सप्लेन करती है कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। एंड फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट में हम देखेंगे बच्चों ह्यूमन एवोल्यूशन, कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक, तो जो फर्स्ट पार्ट था बच्चों इस चैप्टर का, उसको हम लास्ट लेक्चर में चालू कर चुके हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई यूनिवर्स और अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो एबेल इमेटेयर ने दी थी, दैट वाज बिग बैंग थ्योरी, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ इसको एक्सप्लेन करने वाली जो एंशियंट थ्योरीज है, पुरानी थ्योरीज जो एक्सेप्टेबल नहीं है एक्चुअली, जो वास्तव में रिजेक्टेड है या कुछ पार्शियली करेक्ट थी, उनके बारे में हमने बात करी थी बच्चों। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज के लेक्चर में हम वो थ्योरी देखने वाले हैं विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टिल डेट, आज तक की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है टू एक्सप्लेन दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि भाई धरती पर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक, तो आज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज द मॉडर्न थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम देखने वाले हैं, दैट वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। और इसीलिए इस थ्योरी को हम एक नाम क्या देते हैं बच्चों, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी भी बोलते हैं। इसके और भी कुछ नाम है, अलग अलग नामों से ये थ्योरी जानी जाती है बच्चों। नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी इसको हम कहते हैं, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी हम इसको कहते हैं। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे कि भाई जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो स्टार्ट कहां से हुआ, फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, नॉन लिविंग एटम्स, जो अल्टीमेटली लिविंग एंटाइटी के अंदर लिविंग सेल्स में ट्रांसफॉर्म हुए बच्चों विद टाइम। आर्टिफिशियल सिंथेसिस थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। थ्योरी ऑफ प्राइमरी अबायोजेनेसिस, देखो बच्चों अबायोजेनेसिस की थ्योरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कि भाई नॉन लिविंग से अपने आप स्पॉन्टेनियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बनना, वहां पर कोई साइंटिफिक रेशनल नहीं था, मैंने आपको बताया था, और बड़े बड़े नाम उसके सपोर्टर्स थे। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो लास्ट लेक्चर देख लेना, है ना। अबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमने वहां पढ़ी थी। ये अबायोजेनेसिस की थ्योरी नहीं है, ये प्राइमरी अबायोजेनेसिस की थ्योरी है। प्राइमरी अबायोजेनेसिस का मतलब क्या है, शुरुआत में भाई नॉन लिविंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एंटाइटीज चाहिए थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बने हम केमिकल सब्सटेंसेस से ही हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने ही मिलकर हमें भी बनाया, हमारी सेल्स को बनाया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर साइंटिफिक रेशनल हम देखेंगे, एक प्रॉपर साइंटिफिक सीक्वेंस हम देखेंगे। पूरा इन्होंने बताया कि भाई हाँ कैसे एटम्स, पहले मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पहले इनऑर्गेनिक आए, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी पहले सिंपल आए, फिर कॉम्प्लेक्स आए, किस तरह से फिर अल्टीमेटली एक लिविंग सेल आई। तो है तो भाई अबायोजेनेसिस ही, अबायोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, तो है तो वही चीज, लेकिन वो कैसे हुआ वो यहां पर इन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन करा, इसीलिए इसको हम प्राइमरी अबायोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ये जो पूरी थ्योरी है बच्चों, जिसको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, ये किसने दी थी, ए आई ओपेरिन एंड जेबीएस हेल्डेन। किसने दी थी, ए आई ओपेरिन एंड जेबीएस हेल्डेन। जो ओपेरिन की बुक का नाम है बच्चों, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है इस थ्योरी को। Now, according to this theory, firstly organic molecules were formed from inorganic matter called chemical evolution, और फिर बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। मतलब इस थ्योरी को, जो ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से दो पार्ट, पहले केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, और फिर बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। केमिकल इवोल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि भाई शुरुआत कहां से भी, इनऑर्गेनिक मैटर से, सिंपल एटम्स से शुरुआत हुई थी, जिनसे क्या बने, लाइफ को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो एक्चुअली उनका बनना जरूरी था लाइफ के लिए। तो इस थ्योरी के फर्स्ट फेज में केमिकल इवोल्यूशन में हम किसका फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, कि भाई किस तरह से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या हम कह सकते हैं एटॉमिक लेवल से हम शुरुआत करेंगे, कि एटम्स के लेवल से स्टार्ट होकर
कैसे इन बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बने, कैसे प्रोटीन्स बने, ये सारी चीजें हम देखेंगे बच्चों इन द फर्स्ट फेज दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। और फिर उसके बाद सेकेंड फेज कहां से स्टार्ट होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जब ये बन जाएंगे तो फिर इनका इनकॉर्पोरेशन एक लिविंग एंटाइटी में कैसे हुआ, या कैसे इन बायोमोलिक्यूल्स ने मिलकर, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स ने मिलकर एक सेल को बनाया। ठीक है, तो उस सेल तक की फॉर्मेशन का जो सफर होगा उसको हम क्या बोलेंगे फिर, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बच्चों। तो दो पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। फिर एक लिविंग सेल जब बन गई, उससे लेकर आज तक का जो इवोल्यूशन है बच्चों, वो कहलाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तीन पार्ट में हम इवोल्यूशन को डिवाइड करते हैं भाई। सबसे पहले तो धरती पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए या लिविंग सेल को बनाने के लिए जरूरी थे, वो पार्ट कहलाता है केमिकल इवोल्यूशन। फिर जब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बन गए, तो वहां से लेकर पहली लिविंग सेल तक का फॉर्मेशन जो है दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। फिर पहली लिविंग सेल के फॉर्मेशन से लेकर अभी तक का जो इवोल्यूशन है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक, केमिकल इवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैंने बोला इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे इस थ्योरी को। फर्स्ट पार्ट दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में स्टार्टिंग कहां से होगी भाई, इनिशिएशन कहां से होगा, एटॉमिक स्टेज में। अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्टेड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो लास्ट लेक्चर में बिग बैंग थ्योरी में हमने देखा था कि करीब 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले एक बहुत ही बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है इन एन इनफाइनाइटली डेंस मास, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सारी गैलेक्सीज बनी। उनमें से एक गैलेक्सी थी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम यानी कि जो प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो बना बच्चों, और उसमें हमारे प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ अर्थ। तो बिग बैंग तो 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था, लेकिन अर्थ कब बनी, अर्थ कब एग्जिस्टेंस में आई, आज से करीब 4.5 टू 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। पहली चीज तो ये। और ऐसा भी नहीं कि इधर अर्थ बनी और इधर लाइफ का फॉर्मेशन चालू हो गया। अर्थ जब बनी थी बहुत ज्यादा गर्म थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। ठीक है, तो उस पर लाइफ का फॉर्मेशन चालू होने में भी 500 मिलियन ईयर्स लग गए, 0.5 बिलियन ईयर्स लग गए बच्चों। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ। तो अर्थ बन तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले गई थी, लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि अर्थ का ओरिजिन ऑफ लाइफ कब चालू हुआ, तो इट स्टार्टेड अबाउट, अभी से 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले, अर्थ के फॉर्मेशन के 0.5 बिलियन ईयर्स यानी कि 500 मिलियन ईयर्स बाद बच्चों। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक स्टेज था बच्चों, ये था क्या, शुरुआत में जब अर्थ बनी तो बहुत ज्यादा गर्म थी, उसके आसपास की जो एटमॉस्फेयर थी वो भी बहुत ज्यादा गर्म थी, और इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण जो केमिकल्स थे बच्चों वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में थे। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पॉसिबल नहीं हो पा रही थी बिटवीन दी एटम्स। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो थी बच्चों अर्थ की, इट वाज मेड अप ऑफ लाइटर एटम्स। कौन कौन से थे ये लाइटर एटम्स, कार्बन एटम्स, देयर वर हाइड्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स बच्चों, ये ज्यादा अमाउंट में थे। इनमें भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट एटम किसका था, हाइड्रोजन एटम्स वर द मोस्ट अबंडेंट इन द एटॉमिक स्टेज ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ओरिजिन स्टार्ट हुआ बच्चों अर्थ पे, नियर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, तो उस वक्त जो एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर में था दैट वाज हाइड्रोजन, और वो भी किस एटॉमिक स्टेज में, हाइड्रोजन एटम्स के फॉर्म में। लाइटर एटम्स जो थे उस समय दे वर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वर मोस्ट अबंडेंट, हम कह सकते हैं उनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन था। तो एक क्वेश्चन तो ये यहां से हमें अच्छे से याद रखना ही रखना है। ये हो गई बात एटॉमिक स्टेज की। फिर क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे अब अर्थ का टेम्परेचर भी नीचे आ रहा था, और ये जो एटम्स प्रेजेंट थे, लाइटर एटम्स जो प्रेजेंट थे इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ, इनके बीच में इंटरेक्शंस चालू हुए और इन्होंने आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करा बच्चों। तो अब हम एटॉमिक स्टेज से किसकी तरफ जाएंगे, मॉलिक्यूलर स्टेज की तरफ। और शुरुआत में जो कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स बने देवर व्हाट, देवर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनमें भी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यहाँ पर बड़े कंपाउंड्स नहीं बन रहे थे शुरुआत में। तो इन द सेकंड स्टेज देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे, ये जो फ्री एटम्स थे बच्चों इन द एटमॉस्फेयर, दे रिएक्टेड टू फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, वाटर, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा, है ना। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन एटम्स थे, हाइड्रोजन एटम्स थे, वो आपस में रिएक्ट हुए। कैसे हुए, पहले ऑक्सीजन एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाया, हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाया, और फिर उन्होंने रिएक्ट करके वाटर बना लिया। इसी तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्म्स पहले बने और उन्होंने रिएक्ट करके अमोनिया बना ली बच्चों, है ना। अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई जो प्रिमिटिव अर्थ थी, शुरुआत में जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसके आसपास की जो एटमॉस्फेयर थी, क्या उसमें
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी? नहीं थी बच्चों। कारण देखो, यहाँ पे जो शुरुआत में एटॉमिक स्टेज है, इसमें जो ऑक्सीजन है इट इज इन एटॉमिक फॉर्म, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म। O2 के फॉर्म में नहीं है, अभी सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स हैं। फिर जो सेकंड फेज आया, सेकंड स्टेज आया ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, उसमें ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो ट्रांजिएंट था, है ना, बहुत छोटे से समय के लिए बना और फटाफट इसका रिएक्शन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ हो गया बच्चों यहाँ पर। तो एक्चुअली होता क्या है कि एटॉमिक स्टेज से जब हम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाली फेज में आते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पर थी एटॉमिक फॉर्म में, वो ज्यादा देर तक मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रही, फटाफट वो किससे रिएक्ट हो गई, दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट हो गई और दूसरे कंपाउंड में परिवर्तित हो गई। और जैसे वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ये जो कंपाउंड बने बच्चों शुरुआत में सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका जब फॉर्मेशन हुआ तो जितनी भी ऑक्सीजन उस समय प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई। अब कोई फ्री ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में नहीं थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई प्रिमिटिव अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर थी दैट वाज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, मतलब उसमें ऑक्सीजन थी या नहीं थी, इट वाज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, यही याद रखना है आपको, है ना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई हम पढ़ते तो यही कि एटॉमिक स्टेज में ऑक्सीजन थी, अरे तो वो एटॉमिक फॉर्म में थी, मोलिकुलर फॉर्म में नहीं थी, और उसके बाद भी वो ज्यादा देर तक नहीं रही, थोड़े समय बाद ही जैसे एटम्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ, वो पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इट वाज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है बच्चों, भी आ जाएगा पॉइंट। तो एटॉमिक स्टेज में जो मोस्ट अबंडेंट एटम्स थे दे वर ऑफ हाइड्रोजन। फिर जब मॉलिक्यूलर स्टेज आई बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले बनने वाले जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे देवर व्हाट, देवर अमोनिया एंड वाटर। सबसे पहले कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने ये पूछा जाता है, आंसर क्या होगा, सबसे पहले अमोनिया और वाटर का फॉर्मेशन हुआ बच्चों। तो अमोनिया एंड वाटर वर द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फॉर्म्ड। फिर ऑल दी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी शुरुआत में, इट गॉट यूज्ड अप इन दीज रिएक्शंस, वो इन रिएक्शंस में काम में आ गई, कंज्यूम हो गई, एंड द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई प्रिमिटिव अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर थी वो कैसी थी, it was aerobic or anaerobic, anaerobic, oxygen was not there, aerobic respiration was not possible, it was reducing or oxidizing, reducing थी बच्चों। क्यों, ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती थी, ठीक है। इट वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर व्हिच लैग्ड ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। आगे बात समझ में। तो केमिकल इवोल्यूशन देख रहे हैं ओपेरिन हेल्डन थ्योरी का, सबसे पहले एटॉमिक स्टेज, फिर लाइटर एटम्स के बीच में रिएक्शन हुआ, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें सबसे पहले बनने वाले थे अमोनिया एंड वाटर। अब बच्चों ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब बन गए थे, इनमें फर्दर इंटरेक्शंस हुए, फर्दर रिएक्शंस हुए, और नेक्स्ट स्टेज आई केमिकल इवोल्यूशन की, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन चालू हुआ। लेकिन शुरुआत में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने अगेन बहुत सिंपल थे, अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हम नाम देते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड विद मेटल आयंस टू फॉर्म नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स बने बच्चों, और फर्दर फिर ये कार्बाइड्स रिएक्ट करे वाटर वेपर के साथ टू फॉर्म फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, यदि हम बात करें सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो कौन बना, मीथेन बनी। मीथेन कैसे बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड मेटल आयंस के साथ रिएक्ट हुई ऑन द अर्थ सरफेस, कार्बाइड्स बने, ये कार्बाइड्स जो बने बच्चों मेटल कार्बाइड्स, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट हुए, जो उस समय वाटर वेपर था एटमॉस्फेयर में, हाई टेम्परेचर था, वाटर बन ही गया था, तो वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में नहीं हो सकता था, किसमें था, गैसियस फॉर्म में, दैट इज वाटर वेपर स्टेट में, उसके साथ मेटल कार्बाइड्स का रिएक्शन हुआ, और ये जो मेटल कार्बाइड्स और वाटर वेपर का रिएक्शन हुआ, उससे पहला द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, दैट वाज मीथेन। यदि कोई आपसे पूछे कि भाई पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बना था अर्थ पे, दैट वाज मीथेन बच्चों, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे पहले कौन से बने, अमोनिया एंड वाटर। एटॉमिक स्टेज में मोस्ट अबंडेंट कौन थी, हाइड्रोजन थी बच्चों। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, ठीक। नाउ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड क्लाउड्स रिजल्टिंग इन हेवी रेन्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। साथ ही साथ बच्चों अभी जो हमने देखा था कि अर्ली सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अमोनिया और वाटर जब बने, तो ये जो वाटर बना, क्योंकि इस समय भी अभी अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर है, ठीक है। तो इसके कारण जो वाटर बना था ये वाटर वेपर के फॉर्म में था, जो एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो गए थे, और वाटर वेपर जब अक्यूमुलेट हुआ अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, और इन क्लाउड्स की वजह से कई सालों तक, लाखों सालों तक इस अर्थ के ऊपर, प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर जो शुरुआत में बनी थी, जो बहुत गर्म भी थी, बहुत हेवी रेन्स चालू हो गई, टोरेंशियल रेन्स स्टार्टेड बच्चों फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब ये जो रेन्स चालू हुई, इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, जो अर्थ थी
इसके ऊपर वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ लाइक ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज, और अब अर्थ का टेम्परेचर भी इस बारिश की वजह से धीरे धीरे नीचे आने लगा बच्चों। अर्थ का टेम्परेचर भी अब कम होने लगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक अब हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो केमिकल इवोल्यूशन हम देख रहे हैं इसमें अभी तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और मजा भी आ रहा होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, है ना। विद कैसे अर्थ बनी होगी सारा हमने समझा। अभी आग का गोला है एक तरीके से, अब ठंडी होने लगी है बच्चों। उसके बाद फिर अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मीथेन लाइक कंपाउंड्स बने जो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने जिनको हमने नाम दिया सिंपल ऑर्गेनिक। सिंपल क्यों दिया? क्योंकि अभी भी ये उतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे जो लिविंग सेल को बनाने के लिए जरूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हमें, पॉलीसेकेराइड्स, है ना, फिर प्रोटीन्स चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, उनका फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ, वो नेक्स्ट स्टेज में होगा। उनको बनाने के लिए जो रिलेटिवली हम कह सकते हैं कम कॉम्प्लेक्स या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए थे, जैसे मोनोमर्स, अमीनो एसिड्स, है ना, मोनोसेकेराइड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, इनका फॉर्मेशन इस स्टेज में हुआ बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेज क्या आती है केमिकल इवोल्यूशन में? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से थे बच्चों? मीथेन वगैरह थे। और ये जो अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने लाइक मीथेन, दे कलेक्टेड इन ओशंस। ओशंस में क्यों कलेक्ट हुए? बने तो ये एटमॉस्फेयर में थे, लेकिन अब क्योंकि हेवी रेन्स हो रही है तो उनके साथ ये बारिश के पानी के साथ जो वाटर बॉडीज बनी अर्थ के सरफेस पे लाइक ओशंस, रिवर्स एंड एटसेट्रा, इनमें आकर इकट्ठे हो गए बच्चों। और अभी भी पानी गर्म है, ध्यान रखना, अभी पानी ठंडा नहीं हुआ, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है ना, उसके अराउंड ही है। तो दे रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म, ये जो गर्म पानी था, टेम्परेचर अपने आप में बच्चों एक सपोर्टिंग फैक्टर होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर ये जो अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लाइक मीथेन, साइनाइड वगैरह, ये आपस में रिएक्ट हुए बच्चों। रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाए? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जो लिविंग सेल्स को बनाने के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जरूरी थे, है ना। आगे बात समझ में, जैसे मोनोसेक्राइड, सिंपल शुगर्स बननी जरूरी थी, उसके बिना पॉलीसेक्राइड्स नहीं बन सकते, सेल्यूलोज नहीं बन सकता, स्टार्च नहीं बन सकता है। अमीनो एसिड्स का बनना जरूरी था क्योंकि इनके बिना प्रोटीन्स नहीं बन सकते हैं। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स का बनना जरूरी था क्योंकि इनके बिना लिपिड्स नहीं बन सकते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस का बनना जरूरी था क्योंकि इनके बिना न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बन सकते हैं बच्चों। तो ये जो बड़े कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों जो लिविंग सेल को बनाने के लिए जरूरी थे, उनके मोनोमर्स या हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, या उनको बनाने के लिए जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो अब उस पानी में बन गए जो पानी अर्थ के सरफेस पर अब अक्यूमुलेट हो गया था इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज बिकॉज ऑफ टॉरेंशियल हैवी रेन्स जो कई लाखों सालों तक धरती के ऊपर होती रही बच्चों। ठीक, अब अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों? ये जो गर्म पानी है ओशंस वगैरह के अंदर, जिसके अंदर अब इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगातार रिएक्शन चल रहा है, तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन गए थे, इनके बीच में फर्दर रिएक्शंस हुए और ये पॉलीमराइज हो गए, या इन्होंने रिलेटिवली बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए लाइक पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, मैं ऑलरेडी आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और वहां पर मैंने आपको बता दिया है कि लिपिड्स जो हैं बच्चों दे आर नॉट पॉलीमर्स, है ना। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दे आर नॉट पॉलीमर्स। ठीक, तो ये अब कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हम कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन यहां पर हुआ बच्चों इन दी वाटर बॉडीज जिनके अंदर पानी अभी भी गर्म है। देखो बच्चों, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या घर पे भी खाना बनता है तो यूजुअली एक प्रैक्टिस होती है, एक हेल्दी प्रैक्टिस होती है कि भाई खाने के पहले सूप लिया जाए, है ना। आपके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे, मम्मी भी कहती है कि बेटा खाने के पहले सूप ले लिया करो, टोमेटो सूप ले लिया करो, है ना। तो वो जो सूप है बच्चों, उसमें क्या क्वालिटी होती है, क्यों पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि आपको लेना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर अमाउंट में आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे, मिनरल्स, वाइटामिन्स, एवरीथिंग इज देयर, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल। तो एक्चुअली इस समय आप देख सकते हो कि ये जो ओशंस हैं, वाटर बॉडीज है अर्थ के ऊपर, जिनमें पानी भी गर्म है, और उस पानी में क्या बन गए? वो सारे न्यूट्रिएंट्स बन गए जो वास्तव में हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, लाइक पॉलीसेकेराइड्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, लिपिड्स बन गए, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो इस समय ओशंस के अंदर गर्म पानी है जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स है, ये अपना आप में एक
हॉट सूप की तरह है बच्चों, हॉट न्यूट्रिशनल सूप की तरह, है ना। तो इसीलिए बच्चों हेल्डेन, जेबीएस हेल्डेन और ओपेरिन की ही थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। तो हेल्डेन ने जब ये थ्योरी दी और एक्सप्लेन करा उसे, तो उन्होंने जब ये वाला फेज आया तो उसको कैसे एक्सप्लेन करा, ही कॉल्ड दिस हॉट ओशन वाटर। उन्होंने ओशन में जो गर्म पानी था इस वक्त, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए थे, कंटेनिंग दिस कंपाउंड्स एज प्रीबायोटिक सूप, उन्होंने इसको प्रीबायोटिक सूप बोला। प्री मीन्स बिफोर, बायोज मीन्स लाइफ, वो सूप जो लाइफ के फॉर्मेशन के जस्ट पहले बना, है ना। क्योंकि अब इसके बाद यहां पर हम क्या खत्म करने वाले हैं, केमिकल इवोल्यूशन यहां खत्म हो रहा है बच्चों। मैंने क्या बोला था, केमिकल इवोल्यूशन में हम एटॉमिक स्टेज से लेकर उस स्टेज तक देखेंगे जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग सेल। अब ये जो चारों चीजें बन गई है, ये मोर देन सफिशिएंट है एक नई लिविंग सेल बनाने के लिए। तो यहां केमिकल इवोल्यूशन खत्म हो गया। अब यहां से इन कंपाउंड से एक नई सेल, एक लिविंग सेल कैसे बनेगी, वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इन द सेकंड फेज ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। तो अब इसका मतलब लाइफ बनने वाली, लिविंग सेल बनने वाली है। तो लिविंग सेल बनने के जस्ट पहले जो हॉट वाटर था बच्चों इन द ओशंस, जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे, ये सारे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इसको हेल्डन ने प्रीबायोटिक सूप बोला या हॉट डाइल्यूट सूप का नाम दिया बच्चों, ठीक। अब यहां पर एक चीज क्या याद रखनी है, अभी जो प्रोटीन्स बने हैं बच्चों, ठीक है, हम ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था, क्योंकि उसके बिना फिर आगे के चैप्टर्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जैसे यहाँ पर भी दिक्कत आती है। अब हमें सारी क्लैरिटी है। जिनको नहीं पता चीजें, वो प्लीज बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर जरूर पढ़ लेना चैनल के ऊपर से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने इतने गंदे वे में दे रखा है कि आप वहां से समझ ही नहीं सकते हो। और मेरे पिछले 11 साल के करियर में मैंने देखा है कि बच्चों को बायोमोलिक्यूल्स नहीं समझ में आता है, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार वो लेक्चर्स आपने देख लिए तो बायोमोलिक्यूल्स में जिंदगी भर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी बायोमोलिक्यूल्स के सारे टॉपिक्स आते हैं। बायोकेमिस्ट्री अपना आप में एक पूरा सब्जेक्ट आता है, जिसको आप अकेले बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके बेसिस पे निकाल सकते हो बच्चों, एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का पेपर। आप इतना मैं आपको पढ़ा देता हूँ और वो जरूरी है, क्योंकि दैट इज अ बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। उसके बिना बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर्स में दिक्कत आती है बच्चों, है ना। तो वहां पर हम पढ़ चुके हैं कि भाई जितनी भी एंजाइम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए काम में आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सिर्फ कुछ ही हैं जो आरएनए होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। तो यहां पर एक चीज का याद रखना है कि शुरुआत में जो अभी ओशंस के अंदर इस स्टेज में इन द केमिकल इवोल्यूशन, लास्ट फेज ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में जो प्रोटीन्स बने हैं बच्चों, इन प्रोटीन्स के अंदर अभी तक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं आई है। ये कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकते, एंजाइम का काम नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी अभी एब्सेंट है। इसी तरह से बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स हम पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में, वहां पर हमने बात करी थी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और रेप्लिकेट हो सकता है ना। लेकिन अभी यहां पर जो न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं, अगेन दे आर नॉन रेप्लिकेबल, इनके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें अभी अच्छे से याद रखनी है कि शुरुआत में इन हॉट ओशंस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उनमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स भी थे। उनमें से प्रोटीन्स में ना तो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी थी और ना ही न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर रेप्लिकेशन की पावर थी, जो कहीं ना कहीं एक लिविंग सेल बनाने के लिए जरूरी है। जब तक प्रोटीन्स में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, लिविंग सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस नहीं चल सकते। और बिना मेटाबॉलिज्म के लाइफ की बात हम करते ही नहीं है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और इसी तरह से जब तक न्यूक्लिक एसिड्स में रेप्लिकेशन की पावर नहीं होगी, सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो उसके बिना भी सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आना जरूरी था, लेकिन अभी नहीं आई है, आएगी अब आगे। जब आएगी तब एक लिविंग सेल बनेगी, ठीक है। कैसे आएगी देखते हैं। तो ये हो गया बच्चों केमिकल इवोल्यूशन वाला फेज। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए। द एनर्जी फॉर ऑल दी अबव रिएक्शंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वो सप्लाइड बाय, अभी जितने भी अभी हमने फेजेस देखे केमिकल इवोल्यूशन में, स्टेप बाय स्टेप एटॉमिक स्टेज से पहले अर्ली सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। लगातार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपस में, और इन केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए। ये भी हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं कि भाई जब तक आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे, रिएक्शन नहीं होगा। तो एनर्जी का सोर्स यहाँ पर क्या था बच्चों प्रिमिटिव अर्थ पे, हम तो जाकर गर्म नहीं कर रहे थे, तो ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसने एनर्जी के सोर्स का काम करा। उस समय लाइटनिंग हो रही थी, टॉर्रेंशियल रेन्स, हेवी रेन्स वर देयर, है ना। तो लाइटनिंग, बिजली भी चमक रही थी, वो अपने आप में एनर्जी के सोर्स का काम कर रही थी। बच्चों शुरुआत में वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा लेवल पे होते थे, तो वोल्केनिक इरप्शन से जो हीट निकलती थी दैट वाज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ बच्चों अभी तक ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो जो सन की यूवी रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे आती थी, और ये अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स थी बच्चों।
ओजोन लेयर वाज एब्सेंट, दैट इज यूवी रेडिएशंस आल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पूछा जाता है आपसे कि व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन द प्रिमिटिव अर्थ फॉर द केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में जो रिएक्शंस हुए उनके लिए जो एनर्जी सोर्स था वो क्या था बच्चों, दीज वर द एनर्जी सोर्सेज। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं। अब वो सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं जो एक लिविंग सेल बनाने के लिए जरूरी हैं और सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन समस्या ये है, अभी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, इनमें जो प्रोटीन्स है उनके अंदर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं आई है, जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और न्यूक्लिक एसिड्स में रेप्लिकेशन की पावर नहीं है। तो अब कैसे बनेगी लिविंग सेल, देखते हैं बच्चों। तो अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। क्या स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेज है बच्चों, दैट इज व्हाट, प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर्स या प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन। एक लिविंग सेल, एक प्रॉपर लिविंग सेल, टिपिकल क्लासिकल लिविंग सेल की फॉर्मेशन के पहले जो फेज आई बच्चों, है ना, उसको हमने क्या कहा, प्रोटोबायोन्ट्स। मतलब वो स्टेज आई जहां पर एक लिविंग सेल की तरह ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में ऑर्गेनाइज तो होने लग गए आपस में, क्योंकि जब तक ये चारों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो अभी बने, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपस में नहीं आएंगे तब तक एक लिविंग सेल नहीं बन सकती। क्योंकि एक लिविंग सेल में ये चारों ही मेनली मिलकर सारी चीजें, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, एवरीथिंग, सेल मेम्ब्रेन, सारी चीजें बनाते हैं। तो पहले वो स्ट्रक्चर बना जिनमें ये आपस में आकर इकट्ठे हुए, इकट्ठे तो हो गए लेकिन अभी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ। क्यों, क्योंकि यदि कर लेते तो कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन भी चालू हो जाता न्यूक्लिक एसिड्स का, कहीं ना कहीं एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती, वो अभी तक नहीं आई। तो अभी हम कह सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर का पहले फॉर्मेशन होगा जो लिविंग सेल की तरह है, लेकिन उसमें ना तो रेप्लिकेशन की पावर होगी ना एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी हम उसको लिविंग सेल नहीं बोल सकते। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोबायोंट। प्रोटो मीन्स अगेन बिफोर, बायोस मीन्स लाइफ। वो स्ट्रक्चर जो लिविंग सेल की तरह है लेकिन लिविंग सेल के जस्ट पहले बना है और वास्तव में लिविंग नहीं है। तो लिविंग सेल के पहले बनने वाला, जस्ट पहले की जो स्टेज है जो वास्तव में अभी लिविंग नहीं है, उसको हमने प्रोटोबायोंट बोला। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ये लिविंग नहीं है क्योंकि यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन प्रिमिटिव ओशंस केम टुगेदर। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये साथ में इकट्ठे हुए एंड फॉर्म्ड लार्ज कोलोइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। बड़ी बड़ी कोलोइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए जिनको हमने क्या बोला, प्रोटोबायोंट्स। ठीक है, दीज प्रोटोबायोंट्स कंटेंट, अब इनमें प्रोटीन्स भी थे लेकिन वो नॉन एंजाइमेटिक थे, न्यूक्लिक एसिड्स भी थे लेकिन नॉन रेप्लिकेबल थे, लिपिड्स थे, पॉलीसेकेराइड्स थे। प्रोटोबायोंट्स कुड ग्रो, इनके साइज तो बढ़ सकती थी, साइज डिवीजन से, सेल डिवीजन से नहीं बढ़ रही थी, अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से बढ़ रही थी। मान लो एक बार इकट्ठा करना चालू हुए, एक कोलोइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, है ना, प्रोटीन्स ने, न्यूक्लिक एसिड्स ने इकट्ठे होके, तो ये आसपास के पानी में और जो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होंगे इनको अपने साथ इकट्ठा करते जाएंगे। इनकी टेंडेंसी थी कि ये ज्यादा से ज्यादा आसपास के पानी में से मटेरियल को अपने साथ इकट्ठा करें और अपना साइज को इंक्रीज करें। तो ये साइज हम कह सकते हैं फिजिकली इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है अभी, बट डिड नॉट एग्जिबिट रिप्रोडक्शन। मैंने साफ साफ लिख रखा है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन प्रोटोबायोंट्स में नहीं था। ध्यान रखना, एब्सेंट था बच्चों। ये पूछा जाता है और आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि कई किताबों ने यहाँ पर आप लोगों के सामने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। आप उनको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई प्रोटोबायोंट्स में रेप्लिकेशन की पावर थी, जो कि गलत है बच्चों। ठीक है, नहीं थी। फिर many scientists tried to form protobionts in their laboratories and gave them different names as। अब ये जो अभी अपन पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ओपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी बच्चों, वास्तव में उस समय तो हम नहीं थे, ना ही ओपेरिन एंड हेल्डन थे, अभी तो लाइफ ही नहीं बनी तो हम कहाँ से आएंगे। तो ये सारा हाइपोथेसिस है कि हमने सोचा इन्होंने कि हाँ कि भाई किस तरह से चीजें हुई होगी, फिर उनको लेबोरेटरी में करके देखा, और लेबोरेटरी में करके देखा तो हाँ कि भाई ऐसे अमोनिया बनी होगी, फिर अमोनिया से ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, फिर ये बने होंगे कॉम्प्लेक्स। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जब उन्होंने करके देखे तो लेबोरेटरी में भी चीजें बनी, उन्हीं कंडीशंस को उन्होंने सिमुलेट करा जो उस समय रही होगी, वैसा टेम्परेचर उन्होंने जनरेट करने की कोशिश करी, हाई टेम्परेचर, है ना, वो सारी कंडीशंस लेबोरेटरी में सिमुलेट करी जो उस समय रही होगी। और फिर जब वही केमिकल रिएक्शंस जो उनको लग रहा था कि उस समय हुए होंगे, उन्होंने लेबोरेटरी में कराया तो वही चीजें बनी जो उन्होंने अज्यूम करी थी बच्चों। तो इसी तरह से भाई ये जो प्रोटोबायोंट्स का फॉर्मेशन था कि भाई ये होता है या नहीं होता, इसको भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चेक करा साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरीज में। और जब प्रिमिटिव अर्थ पे उस समय जो ये कंडीशंस रही होगी, उन सेम कंडीशंस के अंदर उन्होंने ये बनाकर देखे। हम देखेंगे बच्चों मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आगे आएगा, है ना, उसमें
यूरी ने ये चीज प्रूव करी है मिलर एक्सपेरिमेंट में, मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूव करी है कि वास्तव में यदि उस समय जो कंडीशंस रही थी वो रही होती, है ना, तो जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे बच्चों, या जो अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उनसे जो सिंपल ऑर्गेनिक या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनका फॉर्मेशन हो सकता है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा है और इसीलिए इस थ्योरी को हम एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इसके लिए हमारे पास प्रूफ हैं बच्चों। तो जब साइंटिस्ट ने गर्म पानी के अंदर उस तरह की कंडीशंस बनाकर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बनाकर कि भाई वहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करके जब ये सारी चीजें अवेलेबल करवाई, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एक्सपेरिमेंट करे अपनी लेबोरेटरी में, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ये मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होकर कोलोइडल ड्रॉप-लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यानी कि प्रोटोबायंट्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है यदि उस समय की कंडीशंस में ये सारी चीजें प्रेजेंट हो तो। और लेबोरेटरी में जो जो प्रोटोबायंट्स कोलोइडल ड्रॉप-लाइक स्ट्रक्चर्स बने, ओपेरिन ने जब लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश करी तो बन गए, उनको ओपेरिन ने क्या नाम दे दिया, कोआ सर्वेट। इसी तरह से फॉक्स ने अपनी लेबोरेटरी में इनको बनाने की कोशिश करी और फॉक्स ने अपनी लेबोरेटरी में जो कोलोइडल ड्रॉप-लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोटोबायंट्स बनाए उनको उन्होंने नाम दे दिया माइक्रोस्फेयर्स। इसी तरह से डीमंड ने जो बनाया उनको नाम दे दिया बच्चों वेसिकल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये हो गए प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट्स में ध्यान रखना, अभी तक कोई एंजाइमेटिक पावर नहीं, कोई एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही रेप्लिकेशन की पावर है, रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है अभी तक। प्रोटीन्स नॉन एंजाइमेटिक हैं और न्यूक्लिक एसिड्स नॉन रेप्लिकेबल है। अब बच्चों पहली लिविंग सेल यहां पर बनने वाली है। अब जो सेकंड फेज है बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, दैट इज व्हाट, ओरिजिन ऑफ ईओबायोन्ट्स। ईओबायोन्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट ट्रू लिविंग सेल, पहली लिविंग सेल यहां पर बनेगी। तो दीज वर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेट एंड विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। तो ये जो कोलोइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स बने थे जिनको हम कह सकते हैं बच्चों क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मींस क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स अलोंग विद अदर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो धीरे धीरे इनके अंदर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी आ गई प्रोटीन्स के अंदर और इनके अंदर रेप्लिकेशन की पावर भी आ गई, रिप्रोडक्शन की पावर भी आ गई, यानी कि न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन भी चालू हो। अब ये हुआ कैसे, यहां पर बच्चों शुरुआत में अलग थ्योरी थी और अब अलग थ्योरी जो एक्सेप्टेबल है। पहले क्या माना गया कि पहले तो यह माना गया कि भाई किसी तरीके से डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की पावर आई, ठीक है, और इस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल था उसने डिवाइड करने की कैपेसिटी हासिल कर ली और इस तरह से सेल डिवीजन चालू हुआ। और कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था कि हाँ कि भाई प्रोटीन्स के अंदर भी, फिर उन्होंने कहा कि जब एक बार डीएनए ने रेप्लिकेट करना चालू कर दिया तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी चालू हो गया, डीएनए टू आरएनए बनना चालू हुआ और आरएनए की मदद से मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की मदद से फिर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन चालू हुआ और एंजाइम्स का फॉर्मेशन चालू हुआ। ये थ्योरी थी, बट इसमें बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी थ्योरी अपने आप को। तो फिर उसके बाद बच्चों एक बहुत बड़ा जो हमें ब्रेक थ्रू मिला था, दैट वाज फ्रॉम खुराना। इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे बच्चों जो अब्रोड जाकर सेटल हो गए थे। तो खुराना ने क्या बोला कि भाई वास्तव में एक्चुअली सबसे पहले जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इवॉल्व हुई या डेवलप हुई वो आई आरएनए के अंदर। तो ये जो अभी चार हमने बोले ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इनमें न्यूक्लिक एसिड में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई पहले आरएनए बना या डीएनए बना, पहले एक्चुअली आरएनए बना बच्चों। और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स बने शुरुआत में ना तो इनमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी थी, नहीं रेप्लिकेशन की पावर, लेकिन फिर धीरे धीरे विद टाइम ड्यू टू सम केमिकल मॉडिफिकेशंस हम कह सकते हैं, उस समय जो कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी उसकी वजह से वो अभी अब हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन हुआ क्या जो अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेबल है कि भाई कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। तो सबसे पहले आरएनए के अंदर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी आई बच्चों। तो प्रोटीनेशियस एंजाइम्स एक्चुअली बाद में बने, पहले राइबोजाइम्स एग्जिस्टेंस में आए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिनके बारे में हमें बाद में पता चला। और जब एक बार आरएनए में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी आ गई बच्चों, तो आरएनए एंजाइम्स ने ही आरएनए से क्या बनाए, डीएनए बनाया। और फिर आगे डीएनए से फिर पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस एंजाइम्स की मदद से आगे चला, फिर वो प्रोटीन्स बने जिनके अंदर एक्चुअली एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। तो प्रोटीन नेशियस एंजाइम्स तो बाद में बने क्योंकि उनके बनने के लिए डीएनए का बनना जरूरी था और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का होना जरूरी था। तो ये जो डीएनए बना ना वो एक्चुअली पहले आरएनए से बनाया बच्चों, पहले आरएनए एग्जिस्टेंस में आया। तो आरएनए के अंदर ही सबसे पहले एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी आई और इन्हीं एंजाइम्स की मदद से आरएनए के अंदर रेप्लिकेशन की पावर आई, रेप्लिकेट हुआ वो, और फिर डीएनए बना और बाकी के प्रोटीनेशियस एंजाइम्स बने। इस तरह से पहली लिविंग सेल के अंदर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी और पावर ऑफ रेप्लिकेशन रिप्रोडक्शन दोनों आई बच्चों। और इसीलिए जो खुराना ने थ्योरी दी उसको हम कहते हैं आरएनए वर्ल्ड थ्योरी, कि आज वर्ल्ड में इस अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ है
उसका ओरिजिन हम कह सकते हैं कहां से हुआ है, उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल था दैट वाज आरएनए। आरएनए ही हम कह सकते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन बाद में नेचर ने डीएनए को एज जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट कर लिया, चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कारण डीएनए ज्यादा स्टेबल था, कम रिएक्टिव था। ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में ये सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है आरएनए के कंपैरिजन में। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पहला जेनेटिक मटेरियल जो बना वो आरएनए ही था बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस तरह से पहली लिविंग सेल बनी थी। तो अब हम देख सकते हैं, तो बच्चों इयोबायोन्ट्स जो फर्स्ट लिविंग सेल थी, फर्स्ट लिविंग सेल के बनने के लिए पहली चीज तो क्या जरूरी थी? जब तक सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी लिविंग सेल को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेल मेम्ब्रेन बनी बच्चों। इयोबायोन्ट्स वर एनाएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स दैट ओरिजिनेटेड अबाउट 3 बिलियन ईयर्स अगो। पहली लिविंग सेल कब बनी? करीब 3 बिलियन साल पहले बच्चों। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब चालू हुआ था? आज से करीब 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो 1 बिलियन ईयर्स अगो लग गए बच्चों फ्रॉम एटॉमिक स्टेज टू पहली लिविंग सेल तक आने में, है ना। और सबसे पहले जो इयोबायोन्ट्स यानी कि फर्स्ट लिविंग सेल जो बनी थी, यदि हम न्यूट्रिशनली बात करें तो देवर कीमो हेटेरोट्रॉप्स, और हम रेस्पिरेशन के बेसिस पे बात करें तो देवर एनेरोब्स। क्यों? क्योंकि अभी तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, है ना। कीमो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन एक वीडियो में चैनल पर डाल चुका हूं, जहां पर मैंने आपको कीमो हेटेरोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स इन सब के बारे में बताया बच्चों, है ना। यहाँ पर वापस आ जाएगा। कीमो हेटेरोट्रॉप्स किनको कहते हैं बच्चों? हम उन ऑर्गेनिजम्स को जो अपने लिए एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं? बाय फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिराइव करें और फिर बॉडी के अंदर इनका फर्मेंटेशन, क्योंकि अभी एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन नहीं है। तो शुरुआत में जो एनाएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे इनको एनएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स क्यों कहा? हेटेरोट्रॉप्स बाहर से न्यूट्रिशन लेना, बाहर से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, इन द फॉर्म ऑफ फूड, और एनएरोबिकली यानी कि थ्रू फर्मेंटेशन उनसे फिर एनर्जी प्रोड्यूस करी। सो दीज वर कीमो हेटेरोट्रॉप्स। नाउ जो अभी मैंने बात करी थी, अकॉर्डिंग टू खुराना, RNA was the first genetic as well as enzymatic molecule due to which the evolution is now termed as RNA world, है ना। इसीलिए जो इवोल्यूशन हुआ है या जो खुराना की थ्योरी थी उसको हम RNA वर्ल्ड थ्योरी कहते हैं बच्चे। इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक एज वेल एज एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल। कौन? RNA। उसी से DNA बना, DNA में रेप्लिकेशन की पावर आई, उसी से बाकी के प्रोटीन एंजाइम्स का फॉर्मेशन भी हुआ बच्चों। ठीक। नाउ origin of viruses is called retrogressive। एक नोट यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए। origin of viruses is called retrogressive evolution as they originated by separation of nucleoproteins from these anaerobic heterotrophs। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वायरसेस जिनको हम नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ? अब यदि वैसे देखें अपन कि भाई वायरसेस को भी हम लिविंग से नीचे ही रखते हैं, एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है कि भाई ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का पार्ट है एक तरीके का। तो समझने और सोचने में तो ऐसा लगता है कि यार पहले वायरसेस बने होंगे और फिर लिविंग सेल बनी होगी, है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ये खुद पूरी तरह से लिविंग नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोचने में तो ये लगता है कि भाई लिविंग सेल इनके बाद आई, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले लिविंग सेल बनी, पहले ही कीमो हेटेरोट्रॉप्स बने, और इन्हीं से फिर न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो अलग हुए उनसे वायरस बने। तो वायरसेस बाद में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल्स, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एनाएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स बच्चों। और इसका मतलब क्या? पहले एक एडवांस्ड सेल बनी, लिविंग सेल। ऑब्वियसली बात है कि भाई वायरसेस से तो ज्यादा एडवांस्ड मानी जाएगी, तो एक लिविंग सेल के बनने के बाद उससे कम एडवांस्ड स्ट्रक्चर यानी कि वायरस का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए वायरस के एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। रेट्रोग्रेड का मतलब पीछे चलना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बन गए एनाएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स। अब ये जो कीमो हेटेरोट्रॉप्स शुरुआत में बने, एक तो याद रखना पहली सेल जो बनी वो प्रोकैरियोटिक थी बच्चों, भी यूकैरियोटिक सेल नहीं बनी है, प्रोकैरियोटिक सेल बनी सबसे पहले। तो ये जो एनाएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स बने शुरुआत में, इनमें से अब कुछ लिविंग सेल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी डेवलप हो गई? ऐसे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होने लग गया जो या जिनकी मदद से अब ये सेल्स सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बाहर से अपनी बॉडी में सेल में लेकर उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अपने लिए खाना बना सकते थे। ऐसे एंजाइम का फॉर्मेशन होना चालू हो गया। तो क्या बने अब? सेकंड स्टेज क्या आई? एनाएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स से फॉर्मेशन हुआ कीमो ऑटोट्रॉप्स का बच्चों। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद बनाना, ठीक है। अब ये कीमो ऑटोट्रॉप्स कैसे बने? क्योंकि इनमें ऐसे एंजाइम्स बनने लग गए या ऐसे एंजाइम्स डेवलप हो गए जो अब बाहर से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकते थे, फूड में कन्वर्ट कर सकते थे। सो द फर्स्ट लिविंग सेल्स वर प्रोकैरियोटिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स, अभी हमने देख लिया। मेनी ऑफ विच, उनमें से काफी ने क्या इवॉल्व करा या क्या बना लिए? एंजाइम्स बना लिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
ऐसे एंजाइम्स बन गए जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनकी मदद से कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बना सकते थे। दे ऑब्टेन्ड द एनर्जी फॉर द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल्स दस कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉफ्स। और ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 H2S से यदि ग्लूकोज बनाना है तो वहां पर भी इस केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। और ये जो सेल्स थे बच्चों, इन्होंने ये एनर्जी कैसे डिराइव करी? फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, रेडॉक्स रिएक्शन से बच्चों, है ना, आयरन के रेडॉक्स रिएक्शन से, सल्फर के रेडॉक्स रिएक्शन से इन्होंने एनर्जी डिराइव करी। उस एनर्जी की मदद से फिर इन्होंने क्या करा? CO2 और H2S से क्या बना ली बच्चों? इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन मैंने लिख रखा है, केमिकल एनर्जी यूज करी। आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों। आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया को हम आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने आयरन और सल्फर के रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी की मदद से यानी कि केमिकल एनर्जी का यूज करते हुए खुद के लिए खाना बनाया। तो यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन हो रहा है, खुद का खाना बनाने का रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए केमिकल एनर्जी काम में ली जा रही है। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए लाइट एनर्जी, सनलाइट को यूज करते हैं, तो वहां पर हम उसको फोटो ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो। ये जो सेल्स है, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये अपना खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी को यूज करें, इसलिए इनको हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं बच्चों। ठीक, तो रिएक्शन क्या हुआ इनके अंदर? इन्होंने बाहर से CO2 ली, बाहर से H2S ली। अभी वो एंजाइम्स नहीं डेवलप हुए हैं बच्चों जो यहां पर वाटर को यूज कर सके इस रिएक्शन में, है ना, वो एंजाइम्स नहीं बने। तो यहां पर अभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर काम में नहीं आएगा, उसके लिए जो दूसरे एंजाइम्स चाहिए वो नहीं है यहां पर। तो यहां पर अभी हाइड्रोजन सल्फाइड का ये यूज करते थे, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ग्लूकोज तो बन जाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है बच्चों प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो यहां पर इवॉल्व नहीं होगी। ऑक्सीजन कब इवॉल्व होगी? जब यहाँ पर H2S की जगह क्या हो? वाटर हो। तो यहीं से अपन फोटोसिंथेसिस का भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है बच्चों, उसका सोर्स CO2 होता है या वाटर? उसका सोर्स वाटर होता है। CO2 होता तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन इवॉल्व होती, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है। तो ये जो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीजेनिक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला, या एनऑक्सीजेनिक है, बिना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला। तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे? इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनऑक्सीजेनिक कीमोऑटोट्रॉफिक रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है और खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज हो रहा है। ये केमिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते थे ये बैक्टीरिया? ये आयरन, सल्फर, इन चीजों को रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करके इनके रेडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी डिराइव या प्रोड्यूस करते थे, और फिर उसकी मदद से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपनी सेल के अंदर जो CO2 और H2S लेते थे, उसको एक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते थे, और फिर ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करके अपना सर्वाइवल पॉसिबल करते थे। फिर ये जो कीमोऑटोट्रॉफ्स बने बच्चों, लाइक आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया, फर्दर इनमें से कुछ कीमोऑटोट्रॉफ्स में और डेवलपमेंट हुआ, वो और एडवांस हुए, और उनके अंदर ऐसे पिगमेंट्स बन गए जो अब लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते थे और उस लाइट एनर्जी को फिर यूज कर सकते थे फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। तो अब इनको केमिकल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनके अंदर ऐसे पिगमेंट्स बन गए जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके अपने लिए खुद का खाना बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन अभी भी वो पिगमेंट और एंजाइम्स नहीं बने हैं जो वाटर को यूज कर सके फॉर दिस रिएक्शन, तो अभी भी हाइड्रोजन सल्फाइड ही काम में आएगी। तो सबसे पहले कीमो हेटेरोट्रॉफ्स आए, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स आए, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफ्स में भी अभी पहले वो फोटो ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन होगा जहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो पहले एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए बच्चों। तो सम ऑफ द कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया देन इवॉल्व्ड टू सिंथेसाइज बैक्टीरियल क्लोरोफिल बन गया इनके अंदर फ्रॉम द मेटलोपोरफायरिन लाइक मैग्नीशियम पोरफायरिन की मदद से। अब ये जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल था बच्चों, ये सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट को ट्रैप कर सकता था और फिर कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए उस एनर्जी को यूज कर सकता था। क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी यूज होगी अब रिएक्शन के अंदर, तो हम इनको फोटो ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, कीमोऑटोट्रॉफ नहीं बोलेंगे। लेकिन सिंस दिस क्लोरोफिल कुड नॉट यूज वाटर एज हाइड्रोजन डोनर, अभी भी ये पानी को हाइड्रोजन डोनर की तरह काम में नहीं ले सकते पिगमेंट्स और एंजाइम्स, तो यहाँ पर वाटर की जगह क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड ही होगा बच्चों। और जब तक हाइड्रोजन सल्फाइड इस रिएक्शन में होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो इसीलिए हमने क्या बोला, ये किस तरह के फोटोऑटोट्रॉफ्स थे? एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स बच्चों, एनऑक्सीजेनिक। ऐसे फोटोऑटोट्रॉफ जिनके फोटोऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है ना। तो एग्जांपल पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो देखो बच्चों, आराम से आप यहां पर समझ भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। पहले तो क्या बने? सल्फर बैक्टीरिया बने। सल्फर बैक्टीरिया किसमें पढ़े अभी आपने? कीमो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर पढ़े ना बच्चों, सल्फर बैक्टीरिया।
है ना। सल्फर बैक्टीरिया भी कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे बच्चों, केमिकल एनर्जी की मदद से ग्लूकोज बनाते थे। अब कुछ सल्फर बैक्टीरिया जो थे उनमें पिगमेंट्स डेवलप हो गए, पर्पल कलर का, ग्रीन कलर का, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता था, बैक्टीरियल क्लोरोफिल्स डेवलप हुए। और ये जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस हुए बच्चों, इवॉल्व हो गए इन कीमोटोट्रॉफ्स के अंदर, सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गए? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। तो जो सल्फर बैक्टीरिया थे कीमोटोट्रॉफ्स, उन्हीं में से कुछ सल्फर बैक्टीरिया और ज्यादा एडवांस हो गए, और ज्यादा इवॉल्व हो गए, और किसमें कन्वर्ट हो गए? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। और अब इनके पास ऐसे पिगमेंट थे जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते थे, तो अब इनको केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं थी इस रिएक्शन को चलाने के लिए, जैसा कि यहां पर थी बच्चों, है ना। यहां पर अपन ने देखा कीमोटोट्रॉफ्स में केमिकल एनर्जी की मदद से रिएक्शन हो रहा था। अब ये रिएक्शन लाइट एनर्जी की मदद से हो सकता है। सेम रिएक्शन है जो वहां पर था, फर्क सिर्फ इतना सा है कि केमिकल एनर्जी की जगह लाइट एनर्जी है। यहां पर अभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, तो सबसे पहले एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स बने फ्रॉम कीमोटोट्रॉफ्स। तो पहले कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, फिर आयरन सल्फर बैक्टीरिया की तरह कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फिर ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की तरह ऑन एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इनसे क्या बनेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ्स का फॉर्मेशन होगा। पहले ऐसे फोटोट्रॉफ्स बनेंगे जिनके ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन में, यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। इसका मतलब अब ऐसे पिगमेंट डेवलप हो गए, ट्रू क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट डेवलप हो गए, जो हाइड्रोजन डोनर की तरह H2S की जगह H2O को यूज कर सकते थे। और जैसे रिएक्शन में H2O यूज होना चालू हो जाएगी, वैसे ऑक्सीजन इवॉल्व होना चालू हो जाएगी बच्चों। तो ग्रेजुअली ये जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ्स बने लाइक पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें और एडवांसमेंट हुआ, और इनमें से कुछ बैक्टीरिया ने क्या डेवलप कर लिया बच्चों? ट्रू क्लोरोफिल डेवलप कर लिया। और ये जो ट्रू क्लोरोफिल था, अब ये वाटर को यूटिलाइज कर सकता था एज हाइड्रोजन डोनर, एंड जैसे ही H2O यूज होना चालू, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चालू हो गया बच्चों। ये अपना आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। कैसे ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है फॉर द फॉर्मेशन? पहली यूकैरियोटिक सेल बनाने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी था। प्रोकैरियोट्स तो बन चुके हैं, लेकिन प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स यदि हम बनाना चाहते थे, या जो बने हैं आज, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उसमें ये वाला जो स्टेप है बच्चों, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ा माइलस्टोन था। कैसे? अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसे। और हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर बिल्कुल वही फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है जैसा कि हायर प्लांट्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर अब ऐसे पिगमेंट्स डेवलप हो गए थे, ट्रू क्लोरोफिल डेवलप हो गया था, जो लाइट एनर्जी को यूज भी कर सकता था, साथ ही साथ हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में H2S की जगह H2O को यूज कर सकता था। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई है बच्चों। तो जैसे ही बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये वाली स्टेज आई, एकदम से एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज होना चालू हो गई, क्योंकि अब ऐसे सेल्स बन गए थे, ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स बन गई थी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज कर रही थी। तो जब ये अचानक इतनी सारी ऑक्सीजन रिलीज होना चालू हुई बच्चों, तो इसको हमने क्या बोला? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन बोला। क्या हुआ इस फेज में? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। ठीक है, सो द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट्स मेड द एटमॉस्फेयर, अब जो एटमॉस्फेयर थी वो अब रिड्यूसिंग नहीं थी, अब क्या हो गई? ऑक्सीडाइजिंग, एंड केमिकल एवोल्यूशन स्टॉप एज इट रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और जैसे ही बच्चों एक बार अब इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई, तो ये जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ था ना शुरुआत में, एटॉमिक स्टेज से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो केमिकल एवोल्यूशन अब पॉसिबल नहीं है। तो अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्या आज की तारीख में, मान लो पूरी लाइफ एक बार एलिमिनेट हो जाए, अर्थ पे से खत्म हो जाए, तो क्या वापस से केमिकल एवोल्यूशन चालू हो सकता है? शुरुआत से नहीं। क्यों? केमिकल एवोल्यूशन के लिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होना जरूरी है, जो कि अब नहीं है। तो अब केमिकल एवोल्यूशन एक बार यदि पूरी लाइफ एलिमिनेट हो जाए, तो वापस से लाइफ का बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। सो द केमिकल एवोल्यूशन स्टॉप एज इट रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया इनटू द एटमॉस्फेयर इज टर्म्ड एज व्हाट? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन इसको हम कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया बच्चों? अब क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल हो गया, जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, विच इज अ मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। और क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो अब क्योंकि वो मेथड ऑफ रेस्पिरेशन पॉसिबल हो गया था जो ज्यादा एफिशिएंट है, जिसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो कहीं ना कहीं अब कंडीशन सुटेबल बन चुकी है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बच्चों। पहली यूकैरियोटिक सेल अब बन सकती है ना।
ऑक्सीजन रेवोल्यूशन ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। एक और अच्छा काम क्या हो गया ऑक्सीजन के रिलीज होते ही, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुई, इस ऑक्सीजन से ओजोन भी बन गई, तो अब अर्थ के आसपास ओजोन की एक लेयर बन गई थी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से सन से जो यूवी रेज आ रही थी डायरेक्टली अर्थ के ऊपर, जिनकी वजह से म्यूटेशंस, चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा हो रहा था, वो अब कम हो गया बच्चों, है ना। इतनी तेजी से यदि म्यूटेशंस हो तो फिर यूकैरियोट्स सर्वाइव नहीं कर सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यूकैरियोट्स के फॉर्मेशन के बाद उनके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी था कि यूवी रेज का पेनिट्रेशन कम हो, जो ओजोन लेयर की वजह से कम हो गया। तो ऑक्सीजन रेवोल्यूशन आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ द सन, है ना। अब क्योंकि कंडीशन सुटेबल थी बच्चों यूकैरियोट्स के फॉर्मेशन के लिए, तो अल्टीमेटली यहां पर किसका ओरिजिन हुआ, देयर वाज ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, लिविंग यूकैरियोटिक सेल बनी बच्चों। तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन अकर्ड अबाउट, ये कब हुआ ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, मेकिंग द कंडीशन सुटेबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, फेवरिंग ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। 3 बिलियन साल पहले पहली प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, एनऑक्सीजेनिक कीमोहेटरोट्रॉप्स थे बच्चों, एनारोबिक कीमोहेटरोट्रॉप्स, है ना, नॉट एनऑक्सीजेनिक, एनारोबिक कीमोहेटरोट्रॉप्स। उनसे फिर कीमोहेटरोट्रॉप्स बने, वो एनऑक्सीजेनिक थे, फिर एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स बने, फिर ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स बने। तो करीब 500 मिलियन साल लग गए फ्रॉम फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल से फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बनने में। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बनने के लिए क्या जरूरी था, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन वाज एसेंशियल बच्चों, है ना। अब यहां पर मैंने आपको वो, तो अल्टीमेटली ये यूकैरियोटिक सेल बन गई। अब हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कंप्लीट। अब यहां से क्योंकि प्रोकैरियोट्स भी बन चुके हैं, यूकैरियोट्स भी बन चुके हैं, अब सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, फिर डाइवर्सिटी तो हम देख ही रहे हैं, आज तक लगातार एवोल्यूशन चल रहा है, नई नई स्पीशीज बनती है, पुरानी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती रहती है, दैट इज टर्म्ड एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन यहां खत्म होता है बच्चों। तो टू प्रोसेसेस दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, कौन कौन से थे, एक तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने के लिए जरूरी था सेल ऑर्गेनेल्स का बनना, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, और वो कैसे हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी थी प्रोकैरियोट्स में बच्चों, वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई और कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होगी, फॉर्मिंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं पॉइंट दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट्स। ये जरूरी था, पूछा जाता है भी कौन कौन से चेंजेस हुए प्रोकैरियोट्स में जिसकी मदद से यूकैरियोटिक सेल बनी, तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्मिंग सेल ऑर्गेनेल्स। फिर कुछ प्रोकैरियोट्स, ये ऑलरेडी अपन सेल बायोलॉजी में भी बात करते हैं बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि सम प्रोकैरियोट्स एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनसाइड प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स एंड ग्रेजुअली इवॉल्वड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। कुछ जो प्रोकैरियोट्स थे इन्होंने यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर ली, है ना। फॉर एग्जाम्पल बाद में हम ये बोलते हैं कि आज जो हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं बच्चों, ये एक्चुअली प्रोकैरियोट्स से पहले जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके रहने लग गए, इनको शेल्टर मिला, ठीक है, और बदले में सेल को क्या मिला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है बच्चों, प्लास्टिड्स के अंदर क्या है, पिगमेंट्स होते हैं। तो इनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, क्योंकि अपन पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, रेप्लिकेट कर सकते हैं बच्चों, इनके पास डीएनए होता है, लेकिन पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स इनको कहते हैं, ठीक। इनके बारे में सेल बायोलॉजी में फर्दर बात होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नाउ कंडीशंस दैट वर एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो हमने पूरा ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लिया, केमिकल एवोल्यूशन एज वेल एज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब अल्टीमेटली हम वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहे हैं जिनको हम रेस्पॉन्सिबल कह सकते हैं कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जिनकी मदद से वास्तव में लाइफ बनी, ये नहीं होती तो फिर लिविंग सेल का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या क्या कंडीशंस थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जरूरी थी, क्योंकि इसके बिना केमिकल एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं था, और केमिकल एवोल्यूशन नहीं होता तो बायोलॉजिकल तो हो ही नहीं सकता था। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स का बनना जरूरी था, आरएनए के अंदर रेप्लिकेशन की पावर आना जरूरी थी। म्यूटेशंस इन रेप्लिकेटिंग मटेरियल, शुरुआत में म्यूटेशंस जो हो रहे थे यूवी रेज की वजह से वो भी जरूरी थे, क्योंकि उसी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, वेरिएशन साइट, है ना, वो वेरिएशन शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो फास्ट रेट ऑफ म्यूटेशन शुरुआत में बहुत जरूरी थी ताकि वेरिएशंस या वेरिएबल सेल्स का फॉर्मेशन हो। एनर्जी सप्लाई हमने देख लिया, उसके बिना केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं थे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको समझने में दिक्कत आती है बच्चों को, पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। देखो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना बहुत इंपॉर्टेंट था, कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेल्स को हम कह सकते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हमें क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, कंप्लीटली क्लोज सिस्टम होता है जो बाहर के साथ एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने हमें एक पार्शियली क्लोज सिस्टम में कन्वर्ट करा बच्चों, जो पूरी तरह से ओपन भी नहीं है, ओपन में कोई बाउंड्री नहीं होती बाहर और अंदर के बीच में, तो उसमें तो फिर सेल की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम सेल डिफाइन ही नहीं कर पाते। लेकिन मान लो सोचो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह एक ऐसी मेम्ब्रेन बन जाती
जो बाहर से एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं होने देती, कंप्लीट क्लोज सिस्टम बना देती है हमारी सेल को, तो क्या सेल सर्वाइव कर सकती थी? नहीं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, इसने पार्शियली आइसोलेट करा सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नॉट कंप्लीटली, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट था, क्योंकि इसी की वजह से हम एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज कर पाते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सर्वाइवल। तो दीज वर द पॉइंट्स विच वर एसेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो बच्चों यहां पर जो पहला पार्ट था इस चैप्टर का, 4 पार्ट में हमें पढ़ना था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो पहला पार्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये जो नोट्स हैं इनको यदि आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ये जो नोट्स हैं, जितने भी बच्चे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में हैं सोचिंग ऐप के ऊपर, जोश और जुनून बैच में, उनको ये हैंड रिटन नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में ऐप पे अवेलेबल होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर एनरोल कर सकते हैं अपने आप को सोचिंग ऐप के ऊपर बच्चों। ठीक है, चैनल के ऊपर ये तो मैं सारी डिटेल्ड लेक्चर्स ले ही रहा हूँ जोश और जुनून बैच में, लेकिन साथ ही साथ काफी चैप्टर्स के हमने एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। उनमें करीब अभी 12-13 चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं, और अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के फर्दर और लेक्चर्स वहां पर ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो दोनों तरह का मटेरियल हमारी कोशिश है कि हम आपको प्रोवाइड कर दें बच्चों, हमारे चैनल पे और ऐप पे। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जिनको पढ़नी है वो भी अवेलेबल हो जाए, और जो बच्चे चाहते हैं कि भी हम तो अच्छी रैंक लेकर आए हैं, हमें 340 प्लस चाहिए बायोलॉजी में, वो फिर एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखने के बाद डिटेल लेक्चर्स भी पढ़ सकते हैं, या वो सिर्फ डिटेल्ड भी देख लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि डिटेल लेक्चर्स में एनसीईआरटी तो वैसे भी कवर कर ही रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो विद दिस वी विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, आज का लाइव लेक्चर, दैट इज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लास्ट लेक्चर में उसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो लॉ दी थी बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।